Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. कैसे हैं बच्चा लोग। सब बढ़िया चल रहा है। दिस इज मोहम्मद जहदासमी। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है और हमारा बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में हम दूसरे जॉनर में घुस रहे हैं, दूसरे जॉनर में एंटर कर रहे हैं। हमारा अब टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का पहला टॉपिक और बेसिक टॉपिक रहेगा, जिससे आप पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ सकेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। हेडिंग बनाइएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। चार्ज किस किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे 3 तरीके होते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। चार्ज को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, रिसाइड्स कर सकते हैं। तो चार्ज को हम 3 तरीके से रिसाइड्स कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका तो वो होगा जब हम किसी लीनियर बॉडी के ऊपर चार्ज को क्या करेंगे, रिसाइड्स करेंगे। अगर हम किसी लीनियर बॉडी के ऊपर हम चार्ज को रिसाइड्स करते हैं तो उस समय हमारा क्या डिफाइंड होता है? उस समय डिफाइंड होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है सर? अभी बात होगी। लेकिन अगर किसी लीनियर बॉडी के ऊपर चार्ज को रिसाइड्स किया जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? बेसिकली हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर कोई हमारी लीनियर बॉडी है, मान लेते हैं कोई इस टाइप से रॉड है। अगर ये हमारा रॉड है, रॉड के ऊपर चार्ज को रिसाइड्स कर दिया जाता है प्लस 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 प्लस। तो इस तरीके से अगर लीनियर बॉडी के ऊपर चार्ज रिसाइड किया जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लैम्डा से। ये क्या होता है अभी बात होगी, है ना। तो या तो इस टाइप से या तो इस टाइप से कोई लीनियर बॉडी है, कोई कर्वी लीनियर बॉडी है ना। कर्वी लीनियर बॉडी है तो, लेकिन है तो लीनियर ही, इसकी लंबाई है ना, लंबाई है। तो अगर इस टाइप से अगर चार्ज को रिसाइड कर देंगे तो हम क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका हमारा ये होगा कि अगर हम चार्ज को कहां पे रिसाइड करते हैं, सरफेस पे। अगर हम चार्ज को सरफेस पे रिसाइड करते हैं, मतलब एरिया में, है ना, एरियल बॉडी। अगर एरियल बॉडी है हमारे पास, एरियल बॉडी या सरफेस वाला बॉडी, तो उस समय में क्या पढ़ना चाहिए? उस समय हमें पढ़ना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब हम चार्ज को कैसे डिसाइड करेंगे? मान लेते हैं हमारा कोई डिस्क है ना, डिस्क है और डिस्क का ये पूरा पूरा एरिया भरा हुआ है। और अगर ये पूरा पूरा एरिया भरा ही होता है डिस्क में, तो यहाँ पे पूरा पूरा चार्ज फैला हुआ है हमारा इसके सरफेस पर। अगर इसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, इसके एरिया में चार्ज फैला हुआ है, तो इस समय में क्या पढ़ना चाहिए? इस समय में सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ना चाहिए। और इसे दिखाते किससे है बेटा? इसे दिखाते हैं सिग्मा से। किस चीज से दिखाते हैं? सिग्मा से। तीसरा तरीका क्या हो सकता है चार्ज को फैलाने का? तीसरा तरीका और लास्ट तरीका हो सकता है कि चार्ज को हम वॉल्यूम में फैला दें, है ना, मतलब वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। अगर वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हो जैसे स्फीयर, कोन, सिलेंडर या फिर क्यूब डैश 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 एटसेट्रा, तो अगर इस टाइप का बॉडी हो, उसके अंदर ठूस ठूस के चार्ज भरा हुआ हो, तो उस समय हम क्या डिफाइन करेंगे? उस समय हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो उस समय हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसे दिखाया जाता है बेटा रो से। किससे दिखाया जाता है? रो से। डेंसिटी है ना, उसे रो से दिखाया जाता है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि अगर मान लेते हैं ये आपका क्यूब है, ये आपका क्या है, क्यूब है। और अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब के अंदर भी, सरफेस पर भी, अंदर भी हर जगह चार्ज क्या हुआ है, फैला हुआ है। अगर हर जगह चार्ज फैला हुआ है तो इस चार्ज को हम इस टाइप से दिखा सकते हैं कि भाई साहब ये जो चार्ज है इस टाइप से फैला हुआ है, अंदर भी है, सरफेस पर भी है, हर जगह है।
तो ये तो थोड़ा सा आइडिया होगा कब हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमें ये आइडिया हो गया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 टाइप से कर सकते हैं। 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से कर सकते हैं, अगर लीनियर बॉडी होगा तो उसके लेंथ के अलावा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर रिसाइड्स होगा, और अगर हमारा एरियल बॉडी होगा तो उसके सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स होगा, और अगर हमारा वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हुआ तो उसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, भरा होगा, कंटेन होगा। तो ये चीजें होती हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, ये बातें होती हैं। तो अब हम लाइन बाय लाइन क्या पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। पहला क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेसिकली हमें चार्ज डेंसिटी के ही बारे में पढ़ना है ना, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला हेडिंग डालेंगे बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। पहला हेडिंग हमारा रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। इसका सिंबल क्या होगा, लैम्डा से होगा। सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी के बारे में समझाता हूं। आपने डेंसिटी पढ़ा होगा, और डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, आपने जब क्लास 11 में डेंसिटी की वैल्यू पढ़ा होगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। फाइन, तो मास अपॉन में वॉल्यूम हमने पढ़ा है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितना मास, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, इसका पूरा नाम है मास डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना मास कितने वॉल्यूम में ठूस के भरा गया है, उसकी वैल्यू ये बताता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वो उसके बारे में जानकारी कौन देता है, डेंसिटी। मतलब दो बॉडी मान लेते हैं हमारे पास है, अगर दो बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी के अंदर यूनिट डेंसिटी है और दूसरे बॉडी की भी यूनिट वॉल्यूम है, दूसरे बॉडी की भी यूनिट वॉल्यूम, मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। अगर दो बॉडी की वॉल्यूम सेम है, मान लेते हैं एक बॉडी हमारा ये है और एक बॉडी हमारा ये है, इसकी भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसकी भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, दोनों की वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। लेकिन पहले वाले बॉडी में अगर 2 kg मास भरा हुआ है और दूसरे वाले बॉडी में 10 kg मास भरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम करोगे इसकी डेंसिटी कम आएगी, इसकी डेंसिटी कम आएगी, तो उसको बोलेंगे डेंसिटी कम है, डेंसिटी ज्यादा। बेसिकली हम किससे बता रहे हैं, मास से बता रहे हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी, और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कितने वॉल्यूम में कितना मास ठूस के भरा हुआ है। जितना ज्यादा मास ठूस के भरा हुआ होगा उसको बोलेंगे हम मास डेंसिटी, मींस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बेसिकली इसका मतलब हुआ। ठीक है, बात तो समझ में आ गई कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये ऐसा होता है। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से होता है बेटा चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका चार्ज डेंसिटी बेसिकली हो जाएगा, है ना। मैं समझाता हूं। लीनियर बॉडी के ऊपर अगर जैसे मान लो चार्ज फैला हुआ है, अगर लीनियर बॉडी के ऊपर अगर चार्ज फैला हुआ है, मान लेते हैं हमारा रॉड है और इस रॉड पर हमारा चार्ज फैला हुआ है प्लस 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 प्लस। अगर इस टाइप से चार्ज फैला हुआ है, मान लेते हैं इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, टोटल चार्ज हमारा कैपिटल Q, और इसकी टोटल लेंथ हम मान लेते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है, स्मॉल l। अब बताओ इसका वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हो क्या, वॉल्यूम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि कितना चार्ज कितने लेंथ में फैला हुआ है, कितना चार्ज कितने लेंथ में फैला हुआ है ये हम देखेंगे। और चार्ज पर यूनिट लेंथ बेसिकली क्या कहलाएगा, चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कितना वो चीज जिसकी डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितनी चीज कितने डायमेंशन में फैली हुई है ना। अगर लेंथ वाली बॉडी है तो अगर मैं बोलूंगा जैसे लीनियर मास डेंसिटी, तो हम वहां पे क्या डिफाइन करेंगे, वहां पे डिफाइन करेंगे लैम्डा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कितने लेंथ में कितना मास फैला हुआ है। अगर मैं बोलूंगा सरफेस मास डेंसिटी, तो हम बोलेंगे कितना मास कितने एरिया में फैला हुआ है। और जब हम बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कितना मास कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है।
तो जनरली जब क्लास 11 में हम डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं या फिर क्लास 9th में जब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो डेंसिटी हम बेसिकली किसकी निकालते हैं, या तो गैस की निकालते हैं या तो वाटर की निकालते हैं। तो ध्यान से अगर तुम सोचो बेटा, तो वाटर के केस में उसका डेंसिटी डिफाइंड है, उसका वॉल्यूम डिफाइंड है, तो मास अपॉन वॉल्यूम ही बेसिकली क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी। क्योंकि वाटर कभी भी लेंथ में नहीं हो सकता, सरफेस में नहीं हो सकता, वो वॉल्यूम में ही होगा। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे। गैस का भी वॉल्यूम होता है, गैस हमेशा वॉल्यूम में ही रहता है, वॉल्यूमेट्रिक, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, उसके लिए भी हम क्या डिफाइन करेंगे, मास अपॉन में वॉल्यूम बेसिकली डेंसिटी, है ना। लेकिन जब हम किसी मास के बारे में बात करते हैं, कोई मास कितना फैला हुआ है, कहां फैला, तो मास हमारे रॉड में भी फैला हो सकता है। और अगर रॉड है, पतली सी रॉड है, तो उसका वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन डेंसिटी तो होगी ना। डेंसिटी का मतलब क्या हो, कितना मास कितने डायमेंशन में फैला हुआ है। उसी तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी का मतलब कितना चार्ज कितने डायमेंशन में फैला हुआ है। अगर वो डायमेंशन हमारा लीनियरली हुआ, लीनियर बॉडी हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर लीनियर बॉडी या फिर फॉर वन डायमेंशन हम सिंपल बोलेंगे कि वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा। और इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहां वॉल्यूम नहीं है, यहां पर एरिया नहीं है, यहां पे चार्ज कहां फैला हुआ है, लेंथ में फैला हुआ है। तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि अगर मैं मानूं कि यहां पर एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट में छोटा सा चार्ज होगा dq और जिसका लेंथ कितना होगा dx, है ना। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा बराबर बोलेंगे बेसिकली चार्ज dq अपॉन में dx। छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बहुत अच्छे से देखो, तो इसका यूनिट कितना बना, इसका यूनिट सिंपल बना कूलम पर मीटर, क्योंकि ऊपर चार्ज है नीचे मीटर है, तो इसका मतलब क्या बना, कूलम पर मीटर, है ना। तो डेफिनेशन ध्यान से अगर तुम देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द लीनियर बॉडी। किसी लीनियर बॉडी में लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कब डिफाइंड होगा, जब लीनियर बॉडी होगी। तो जब हम क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन अगर हमें लिखना पड़ जाएगा, वैसे तो डेफिनेशन आपको कभी आएगा नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछता है ना। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो जानता है कि आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपसे क्या पूछेगा, इस पे क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिकी सवाल पूछेगा, इस टाइप से, मतलब कि वो चीजें पूछेंगे जो ट्रिकी हो, है ना। एप्लीकेशन इसका ज्यादा पूछेंगे, इसका एप्लीकेशन ज्यादा पूछेंगे, इसके एप्लीकेशन को मैं बताऊंगा भी, किसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहां कहां हम ले सकते हैं, है ना। बेसिकली इसका डेफिनेशन से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। मैं सिंपल सा एक वर्ड में बोलता हूं जल्दी से कि whenever charges are resides on the linear body, then charge per unit length is defined as, may be defined as charge linear charge density may be defined as charge per unit length, and this is equal to lambda बराबर dq upon में dx, where dq is the elementary charge on elementary length of the elementary length of the linear body, which is dx, then dq by dx is equal to lambda. This is the lambda का यूनिट कितना हुआ, कूलम पर मीटर, dq by dx, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दो टाइप के हो सकते हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर वही चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वही चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये दोनों का क्या मतलब है सर, है ना। कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यूनिफॉर्म बेटा कई बार पढ़ के चले आते हो और तुम बार बार यूनिफॉर्म भूल जाते हो। यूनिफॉर्म बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट, ऐसा मान सकते हो। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर उसकी वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है। जैसे मैं तुमसे सिंपल सा अगर बात कहूं, एकदम सिंपल तरीके से समझना कि मान लेते हैं ये तुम्हारा रॉड है और इस पे चार्ज फैला हुआ है, इसकी लेंथ कुछ भी है, चलो कोई खास बात नहीं, इसके लेंथ कुछ भी है। तो मैं अगर बोलूं कि इसके यूनिट लेंथ में
यूनिट लेंथ मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर है ना, और इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मैं अगर बोलूं कि इसके हर यूनिट डिस्टेंस में, इसके हर यूनिट लेंथ में चार्ज की वैल्यू उतनी ही हो जितना हर एक यूनिट डिस्टेंस रखता है, यूनिट लेंथ रखता है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। मतलब मान लेते हैं इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इसके यूनिट लेंथ में मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है। अगर इसके यूनिट लेंथ में 2 कूलम चार्ज है तो उसके हर यूनिट लेंथ में अगर 2-2 कूलम चार्ज होगा, तो इसका मतलब ये कि एक तरीके से फैला हुआ है, यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है, अच्छे से फैला हुआ है, बढ़िया से फैला हुआ है। मतलब जितना पहले वाले 1 सेंटीमीटर में चार्ज है उतना अगले 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही चार्ज है, उसके अगले वाले सेंटीमीटर में उतना ही चार्ज है, उसके अगले वाले सेंटीमीटर में भी उतना ही चार्ज है। मतलब हर सेंटीमीटर में, हर लेंथ में, हर यूनिट लेंथ में उतना ही चार्ज है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज क्या हुआ है, फैला हुआ है, अच्छे तरीके से फैला हुआ है, ढंग से फैला हुआ है। मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम। तो दैट इज बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है। तो इस केस में हम उस चार्ज डेंसिटी को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, हर यूनिट डिस्टेंस में क्या होगा, हर यूनिट डिस्टेंस में हमारा चार्ज सेम होगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, टोटल चार्ज अगर 20 कूलम है तो यूनिट डिस्टेंस में निकालो, छोटे से पार्ट में निकालो चार्ज कितना होगा। छोटे से पार्ट में अगर निकालोगे लैम्डा की वैल्यू, छोटे से पार्ट में अगर लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, मान लेते हैं छोटे से पार्ट के लिए लैम्डा की वैल्यू जब निकालेंगे, छोटा सा चार्ज 2 कूलम अपॉन में छोटा सा लेंथ 1 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 2 कूलम पर सेंटीमीटर, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। लेकिन अगर टोटल चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो पूरे के लिए जब निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बराबर आ जाएगा टोटल चार्ज कितना था इसके अंदर 20 और लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर। तभी तो बोला कि 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम होगा, डिवाइड मारो, हर एक सेंटीमीटर कितना होगा, अगर यूनिफॉर्म तरीके से फैला हो हर एक सेंटीमीटर 2 कूलम चार्ज होगा, तो 2 कूलम 10 बार देखोगे तो 20 बार हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो टोटल चार्ज कितना हुआ 20 कूलम अपॉन टोटल लेंथ कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो अभी भी कितना आ रहा है 2 कूलम पर सेंटीमीटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल सा ये है कि अगर यूनिफॉर्म तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये चाहे छोटे से पार्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, चाहे बड़े से पार्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, दोनों क्या आता है, सेम आता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी में बी रिटन एज छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा लेंथ एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ Q बाई एल। टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ Q बाई एल। तो लैम्डा बराबर dQ अपॉन dx भी लिख सकते हैं, Q बाई एल भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही होंगे। चाहे छोटे से पार्ट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, चाहे बड़े से पार्ट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, हमेशा दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम, और यूनिट कितना है, कूलम पर सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज फैला हो, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज फैला होगा तब चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, ध्यान से देखिए, कैसे बदल जाएंगी, ध्यान से देखें। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर ये रॉड है, इसके पहले 1 सेंटीमीटर में चार्ज की वैल्यू है आपका 10 कूलम और अगले 1 सेंटीमीटर के अंदर चार्ज की वैल्यू है 5 कूलम, फिर अगले 1 सेंटीमीटर के अंदर चार्ज की वैल्यू है आपका 15 कूलम, फिर अगले से 1 सेंटीमीटर के अंदर चार्ज कितना है 1 कूलम। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम इस साइड से लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो कभी चार्ज घट रहा है, कभी चार्ज बढ़ रहा है। पहले वाले में 10 कूलम, दूसरे वाले में 5 कूलम, तीसरे वाले में 15 कूलम, तीसरे वाले में 15 कूलम और चौथे वाले लेंथ में 1 कूलम। इस तरीके से देख रहे हैं तो कहीं चार्ज की वैल्यू जो है कहीं पर एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है, ज्यादा भरा हुआ है, कहीं पर कम भरा हुआ है। जहां कम भरा हुआ है वहां 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम आ रहा है, जहां ज्यादा भरा हुआ है 15 कूलम आ रहा है, 5 कूलम आ रहा है, 10 कूलम आ रहा है। मतलब इस तरीके से फैला हुआ है, मतलब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म तरीके से नहीं फैला हुआ है ना, गड़बड़ तरीके से फैला हुआ है, कहीं पे ज्यादा ठूस के भरा हुआ है, कहीं कम ठूस के भरा हुआ है। दैट इज बेसिकली नोन एज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा छोटे से पार्ट के लिए ही निकालेंगे, है ना, क्योंकि
चार्ज की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और अगर चार्ज की वैल्यू वेरी कर रही है तो इस केस में कभी भी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ या फिर छोटा सा चार्ज छोटा अपॉन छोटा सा लेंथ कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे। और जब नहीं होंगे तो इस वाले केस के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, इस वाले केस के लिए हमेशा लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा लेंथ, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लैम्डा बराबर dq अपॉन dx और q अपॉन l, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ बराबर दोनों कब लिखते हैं, जब यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज फैला हो। और अगर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला होगा दोनों के बराबर कभी नहीं हो सकते। हम सीधा क्या लिख सकते हैं, जनरल डेफिनेशन लिख सकते हैं चार्ज अपॉन लेंथ, लेकिन वो चार्ज हमेशा छोटा वाला होगा जैसा कि यहां मैंने लिखा है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज ऑल अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब हमारा क्या होगा, दूसरा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि सर किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस वाली बॉडी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम वाली बॉडी होगी। क्लियर है क्या, इज और नॉट, है ना। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से इसको कॉपी करिए। अगला दूसरा नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी। आ जाओ जल्दी से पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज को मैंने ढंग से समझाया, अब सरफेस चार्ज में थोड़ा सा मैं स्किप करके थोड़ा सा तेज से बोलूंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोग संभाल लीजिएगा, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं। अच्छा, अगर कोई, ये कब होगा, जब कोई भी चार्ज, व्हेनेवर चार्जेस आर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। सरफेस ऑफ द बॉडी मतलब मान लेते हैं हमारा क्या है, ये डिस्क है जिसका रेडियस आर है, इसका टोटल एरिया कितना होगा बेटा, टोटल एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। ये पूरा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसी एरिया में क्या फैला हुआ है, इसी एरिया में हमारा चार्ज है। इस चार्ज की टोटल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, कैपिटल क्यू। इस चार्ज की टोटल वैल्यू आपको कैपिटल क्यू दे रखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया है। और अगर एरिया है तो यहाँ पे क्या डिफाइन करना चाहिए, सिग्मा डिफाइन करना चाहिए। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी में बी डिफाइंड एज छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा एरिया। अगर छोटा सा एरिया हम मान लेते हैं, ये छोटा सा हमारा एरिया है जिसकी वैल्यू बेटा कितनी है, dA, तो इसमें छोटा सा चार्ज dQ होगा। तो dQ अपॉन में dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब चार्जेस पर यूनिट एरिया। चार्जेस पर यूनिट एरिया इज बेसिकली नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारा क्या हो गया इसके बारे में। इसमें भी दो टाइप के आएंगे, क्या, एक यूनिफॉर्म तरीके से फैला होगा और एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला होगा। तो अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करता हूं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया एंड इट इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा एरिया। क्लियर है क्या। अच्छा, लेकिन मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज हमारा कैसे फैला हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। मान लो सेंटर पे ज्यादा है और सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कम होता चला जा रहा है, या फिर सेंटर पे कम है और सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं तो चार्जेस वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उस केस में सिग्मा की वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे, सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे छोटा सा चार्ज dQ अपॉन में छोटा सा एरिया, क्योंकि टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया नॉन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इक्वल नहीं आता है वो, है ना, लेकिन ये लिख सकते हैं, ये डिफाइंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका एप्लीकेशन अभी आगे लेते हैं, एक टॉपिक है तीसरा नंबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको पढ़ा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, आप समझ गए कहां फैला होगा, वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम में चार्ज फैला होगा तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्या हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, है ना। तो व्हेनेवर चार्जेस आर
डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। चार्ज को कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फैला हुआ है। अगर चार्ज हमारा क्या है? फैला हुआ है। अगर चार्ज हमारा वॉल्यूम में फैला हुआ है, रिसाइड से वॉल्यूम में रिसाइड से, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वॉल्यूम में चार्ज रिसाइड से मान लेते हैं प्लस 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 प्लस, यहां भी चार्जेस फैला देते हैं, इस साइड भी, है ना। ध्यान रहे क्या कि ये चार्जेस खाली ओनली वन सरफेस पे नहीं है, अंदर भी है ना। अंदर भी है, तभी तो बोलेंगे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। और अगर वॉल्यूम में अगर चार्ज फैला हुआ है तो इसका हम क्या लेंगे? छोटा सा वॉल्यूम लेंगे। और अगर छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, छोटा सा वॉल्यूम इस तरीके से छोटा सा वॉल्यूम मैंने बना लिया, जिसका छोटा सा चार्ज कितना होगा? dq, और छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा? dv। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज बेसिकली नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा? इसका यूनिट कहलाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? कूलम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ होगा तो, यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ होगा तो बेटा बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम v, टोटल वॉल्यूम। अगर टोटल चार्ज इसका कितना है? टोटल चार्ज इसका कैपिटल Q है, इसका वॉल्यूम कितना है? कैपिटल V है। अगर साइड L ले लोगे तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V बराबर तुम्हारा लिख सकते हो L क्यूब। लेकिन मैं सिंपल जनरलाइज तरीके से लिख रहा हूं, चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इसके जगह पे स्फीयर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मतलब वॉल्यूम कुछ भी हो सकता था। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा वॉल्यूम। यही अगर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ हो तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम रो की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा वॉल्यूम ओनली। छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा वॉल्यूम ओनली। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछने नहीं वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन में इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं उसको बता सकता हूं, कैसे यूज हो रहा है। आओ देखते हैं कैसे यूज होगा ये, है ना। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, कैसे यूज हो रहा है देख। एक रॉड दे रखा है तुमको जिसका लेंथ L है ना, और जिसपे चार्ज फैला हुआ है प्लस 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 प्लस, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू में x, वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट। जहां पे लैम्डा नॉट क्या है आपका? कांस्टेंट। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन रॉड, टोटल चार्ज ऑन रॉड। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली दे रखा है लैम्डा नॉट x, वेयर लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट ट्रीट करिएगा, है ना। तो लैम्डा नॉट x है, तो बताना यह है कि इस रॉड पर टोटल चार्ज कितना होगा, है ना। कोई खास बात नहीं है, एकदम सेंसिबली देखो। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, टोटल चार्ज पूछ रहा है। पहली बात आपको ये जज करने आना चाहिए कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, और अगर वेरिएबल रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट x दे रखा है, तो बेटा ये क्या है? ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर तुम देखो x बराबर 0 लो, x बराबर 0, एक किनारे को क्या मान लो? ओरिजिन। अगर इस किनारे को तुम ओरिजिन मान लो, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? x एक्सिस हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और अगर ये ओरिजिन हो गया तो x बराबर 0 पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0। x बराबर 1 पर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट, x बराबर 2 पर लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा नॉट। मतलब लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। कुछ समझ में आ रही मैं कैसे जज कर रहा हूं? लैम्डा x पे डिपेंड कर गया ना, x की अलग अलग वैल्यू पे लैम्डा की अलग अलग वैल्यू होगी। अगर x की पोजीशन अलग अलग पोजीशन में लैम्डा की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे? छोटा सा पार्ट काटेंगे x पे जाकर,
तो x पे जाकर हमने एक छोटा सा पार्ट काटा जिसकी लेंथ कितनी होगी dx, और हमने मान लिया इसका चार्ज कितना होगा dq। अगर इसका चार्ज dq है तो ये तो लिख ही सकते हैं कि बेटा लैम्डा बराबर कितना होगा dq अपॉन में dx, मतलब dq मतलब छोटा सा चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ छोटा सा चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इन dx एलिमेंट, dx लेंथ के एलिमेंट में इतना चार्ज होगा। क्लियर है का? अच्छा, अगर ये इतना चार्ज होगा, ये छोटा सा चार्ज है, अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है दोनों को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। अगर इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेट हमने लगा दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द रॉड एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू में dx। अब चक्कर ये है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है। मैं कई बार सिखा चुका हूं कि इंटीग्रेट तुम जिसका कर रहे हो उसका ही करना है, बस आपको देखना ये है कि कहां से कहां तक वो चीज फैला हुआ है। मुझे इंटीग्रेट करना है, मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो इसे इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, रॉड फैला हुआ है, क्योंकि रॉड पर चार्ज निकालना है। रॉड फैला हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो यहां इसका पोजीशन x बराबर 0 और इसका पोजीशन x बराबर l लेंथ का है ना, तो x बराबर कितना हो गया l। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके L तक। अच्छा, लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते। लैम्डा बाहर इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वेरिएबल है, वेरिएबल चीज कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलती, उसकी वैल्यू रखो। और जैसे उसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट x इनटू में dx 0 से लेके L तक। लैम्डा नॉट अब कांस्टेंट है क्योंकि यहां लिखा हूं मैं वेयर लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट। लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो टोटल चार्ज ऑन दी रॉड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाहर x dx 0 से लेके L तक, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 नीचे बाहर निकाल दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, या सॉल्व कर दो, इतना तो कर ही सकते हो तुम खुद से, है ना। तो टोटल चार्ज ऑन दी रॉड कितनी आ गई, लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाय 2। तो इतना कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x ds आप कर सकते हैं क्योंकि 12th में आ गए, इतना हम मान सकते हैं कि इतनी इंटेलिजेंट हैं आप, अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कोई खास बात नहीं होती बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। कि मान लेते हैं एक डिस्क है, डिस्क पे चार्ज दे रखा है, इसमें चार्ज दे रखा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखा है ना। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं चार्ज प्लस प्लस नहीं बना रहा हूं, गंदा हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, प्लस 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 होगा, गंदा हो जाएगा नहीं तो। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क इज सिग्मा, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन डिस्क। तो इस डिस्क पर टोटल चार्ज कितना होगा, अगर इसका रेडियस मान लीजिए आप कितना है, कैपिटल है ना। कैसे करेंगे इसको, बात यह है कि आप कैसे करेंगे इसको, मैं बताता हूं। बहुत से ऐसे एलिमेंट काटा गया है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे इसका एलिमेंट काटेंगे। देखिए, अब इसका एलिमेंट काटने के लिए आप करेंगे क्या, आप स्मॉल r पे जाके एक dr का एलिमेंट बनाओ जिसमें इतना चार्ज होगा, इस वाले एरिया में चार्ज होगा ना, है ना। और इसका लेंथ कितना है dr, समझ में आ रही बात। मतलब r पे जाके dr का एक रिंग मानो, r पे जाके dr का एक रिंग मानोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेटा रिंग हो गया। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, तो ये r हो गया और ये dr हो गया, dr जिसमें क्या होगा, जिसमें चार्ज होगा, जिसका एरिया छोटा सा होगा। लेकिन अब बात यह है कि इसका एरिया लिखेंगे कैसे, है ना। इसका एरिया लिखेंगे कैसे, ये बात हो गई, है ना। तो मैं कई बार ऐसे बोल चुका हूं कि हमेशा एरिया बराबर होता है कितना है, एरिया बराबर होता है पेरीमीटर इंटू में विड्थ। जब भी इस टाइप का ऐसे फॉर्मूला, जब इस टाइप का एरिया निकालना हो तो हमेशा क्या याद रखें, सर ने बताया है पेरीमीटर इंटू में विड्थ, क्योंकि
पेरीमीटर सरकमफ्रेंस के बाद क्या आता है, सरकमफ्रेंस को ही बोलते हैं पेरीमीटर ना। तो पेरीमीटर के बाद आता है एरिया, एरिया के बाद आता है वॉल्यूम, है ना। तो देखो ना, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। पेरीमीटर, पेरीमीटर के बाद एरिया, एरिया के बाद वॉल्यूम। तो ये पेरीमीटर है और ये एरिया है और ये वॉल्यूम है ना। तो जब कभी भी पेरीमीटर आए तो पेरीमीटर तो आपको याद होना ही चाहिए, किसका कितना पेरीमीटर होता है। सर्कल का 2πr होता है ना। और भी अलग अलग चीजों का, अलग अलग फिगर का पेरीमीटर निकालोगे तो जोड़ दोगे बेसिकली, है ना। सर्कल का बेसिकली 2πr होता है। अच्छा, अगर यहां एरिया निकालना हो तो एरिया बराबर कितना, बेसिकली पेरीमीटर के बाद हम एरिया में आए हैं, तो इसलिए एरिया बराबर पेरीमीटर इंटू में कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो एरिया के बाद, अगर हम एरिया के बाद वॉल्यूम निकलता है, एरिया के बाद वॉल्यूम पढ़ते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू में विड्थ, ऐसे याद रखो, है ना, ऐसे याद रखो। तो एरिया पूछा जाए तो पेरीमीटर इंटू विड्थ, वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम के पहले क्या आता है, एरिया, तो लिखेंगे एरिया इंटू विड्थ। तो एरिया इंटू विड्थ बराबर क्या होता है, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू विड्थ, एरिया बराबर क्या होता है, पेरीमीटर इंटू विड्थ। अब अगर इसके छोटे से पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसका क्या लिखेंगे, इसका पेरीमीटर लिखेंगे। बताओ पेरीमीटर कितना होगा, 2πr, क्योंकि r रेडियस का है ये रिंग, r रेडियस का रिंग है। और अगर r रेडियस का रिंग है तो उसका छोटा सा एरिया तुम्हारे पास बना, छोटा सा एरिया बना पेरीमीटर 2πr, और विड्थ कितना है, dr, चौड़ाई इसकी, छोटा सा चौड़ाई dr, ये dA है। बहुत अच्छी बात है। तो dA बराबर 2πr इंटू dr, ये बात तो समझ में आ गई सर। अच्छा, तो अब अगर मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा कि इसका बताओ, इसका टोटल चार्ज कितना होगा, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी तो लिखो। सरफेस चार्ज डेंसिटी जब लिखोगे तो सिग्मा बराबर क्या लिखोगे, सिग्मा बराबर छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा सा बेटा एरिया। तो dq बराबर क्या लिखोगे, dq बराबर लिखोगे सिग्मा इंटू में dA, और इसी की वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू में 2πr इंटू में dr, मतलब r का इंटीग्रेशन होगा, r का लिमिट लगेगा, स्मॉल रेडियस का लिमिट लगेगा। खैर, अब टोटल चार्ज निकालना होगा तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, और जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बशर्ते ये है क्या, टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज ये हो गया QT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2π सिग्मा r dr। और ध्यान से अगर तुम देखो तो लिमिट कैसे लगेगा, है ना। तो इस रिंग से इस डिस्क बनाने की कोशिश करो, कपाच, भागो बाहर, बाहर भाग रहे हैं। ध्यान से अगर तुम देखो तो लिमिट यही तो बाहर भागेगा। अगर यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके r, क्योंकि यही ओरिजिन है, किसी चीज का पोजीशन जहां से नापते हैं वही ओरिजिन होता है। तो ये हमारा क्या है, r रेडियस का रिंग है। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया हमने, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। और अगर ये हमारा ओरिजिन हो गया तो ध्यान से अगर तुम देखो, अगर हम यहां से लेकर यहां तक जाते हैं तो ये रिंग बन जाएगा पूरा, क्योंकि इस साइड को पकड़ के खींच के इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे तो हर साइड अपने आप जाएगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या ऐसे से फैल रहा है, ऐसे से फैल रहा है। बताओ ये रिंग कब बनेगा, डिस्क कब बनेगा इस रिंग से, इस रिंग से डिस्क तब बनेगा जब हम 0 से लेके कैपिटल R तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना ही होता है ना। तो छोटे छोटे इस रिंग को क्या करोगे, जोड़ोगे। छोटे छोटे रिंग को जोड़ोगे तो कहां से कहां तक जोड़ रहे हो आप, 0 से लेके R तक ही तो जा रहे हो, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे। दूसरी चीज, कांस्टेंट जो है बाहर निकाल दो, पूरा का पूरा कांस्टेंट है 2π सिग्मा। इस वाले केस में कैसे, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू सीधा सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा दिया है, सिग्मा किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे सर, क्योंकि पहले अगर मैं देता कि लैम्डा बराबर सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट r, मतलब ये रेडियस पे डिपेंड करता, मतलब जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू बढ़ाते वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको, है ना। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती। लेकिन अगर खाली में अगर सिग्मा दे दिया, अगर कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है भाई, सिग्मा किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। कहने का मीन्स ये कि अगर सिग्मा की वैल्यू आपको बोल दे 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 2 का मतलब कांस्टेंट हो गया, वो हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन अगर सिग्मा की वैल्यू ऐसे बोलता 2r कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 2r कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या कि ये r पे डिपेंड कर रहा है।
ओरिजिन r बराबर 0 पे सिग्मा की वैल्यू 0, r बराबर 1 पे 2, r बराबर 3 पे 6, तो इस तरीके से पहचानेंगे कि हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो 2 पाई सिग्मा क्या हो गया, बाहर हो गया। जैसे 2 पाई सिग्मा बाहर हो गया तो इसको लिखेंगे 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ r dr, ये हो गया r, ये हो गया dr, जीरो से लेके कहां तक, कैपिटल R, और r का इंटीग्रेशन r बाई आर स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल दो, उसका इंटीग्रेट कर दो, आर स्क्वायर को लिमिट रख दो जीरो से लेके r तक, तो इसकी वैल्यू कितनी बनने वाली तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू बनने वाली है पाई सिग्मा r स्क्वायर, पाई सिग्मा r स्क्वायर, दिस इज द टोटल चार्ज। 2 कट जाएगा ना, बाहर जब आएगा तो वो 2 कट जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, है ना। तो मैंने आपको एक सवाल कैसा कराया, एक सवाल मैंने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला कराया रॉड के केस में, और एक सवाल मैंने कौन सा कराया जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तब के केस में। यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो बेटा सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वो जो सिग्मा है या फिर लैम्डा है या फिर रो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स दिया था तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, उसकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद अब देखेंगे कि कौन सा कांस्टेंट है तब बाहर निकालेंगे। ऐसे सॉल्व होता है, क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में बात कर रहे थे हम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये टोटल हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या, एरिया। क्या पढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक एरिया। एरिया के बारे में बात करते हैं और एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा बताओ एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नाम से ही पता चल रहा है एरिया वेक्टर, है ना। आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे एरिया कैसी क्वांटिटी है, मैं बता दे रहा हूं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कैसे होता है वो बताऊंगा मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना आप हमसे भी अच्छा जानते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं, है ना, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं, मतलब अलग अलग फिगर का आप एरिया निकालना जानते हैं। तो अलग अलग फिगर का एरिया आपको पता है, स्फीयर का एरिया अगर आपको पता है, स्फीयर का एरिया पता है, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे, सिलेंडर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, सबका आपको एरिया पता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन मैं बताऊंगा, डायरेक्शन कैसे होता है। मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको पता है। तो यहां मेरा धर्म है कि मैंने लिखना कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, यही मैं साथ ही साथ पूछ लूं आपसे कि बताओ वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है। वॉल्यूम मतलब आयतन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है भाई, तो वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पता कैसे चलता है कि एरिया एक वेक्टर है, वॉल्यूम स्केलर है ना। तो उसको वेक्टर में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, है ना। क्या पढ़ाया जाता है, आप मैथ में ही पढ़ेंगे, आपके टीचर पढ़ाएंगे कि अगर मैं मान लेता हूं मैं किस टाइप से, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, जिसका साइड P Q R S, P Q R S। अगर मैं इसके एरिया की अगर बात करूं, तुम जानते हो ये बात, अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो क्या लिखोगे आप, लिखेंगे इसके एरिया के लिए सिंपल सा, किसका लेंथ इनटू में हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, इसके परपेंडिकुलर हाइट, ये लिखने वाले हैं ना। तो ये लेंथ लिखेंगे, इनटू में परपेंडिकुलर हाइट लिखने वाले हैं। तो ध्यान से अगर तुम देखो, अगर मैं मान लूं कि ये लेंथ हमारा क्या है, ये एरिया ए वेक्टर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, ए वेक्टर, या फिर स्मॉल ए वेक्टर लिख लो, स्मॉल ए वेक्टर को डिनोट करता है। और ये लेंथ जो है बी वेक्टर को डिनोट करता है, और ये इसको हाइट में एच कह लूं। तो अगर मैं इस पूरे पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना चाहूंगा तो एरिया इज इक्वल टू सिंपली क्या कहेगा, एरिया बराबर तू लिखेगा ये P Q R S, इसे T कह लो, इसे क्या कह लो, T R T इज द परपेंडिकुलर। तो एरिया बराबर क्या लिखोगे, PQ लिखोगे, PQ इंटू में क्या लिखोगे, RT लिखोगे। PQ इंटू में क्या लिखने वाले हो, RT लिखने वाले हो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो PQ को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखा जा सकता है। ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड।
तो PQ को आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, तो एरिया इज इक्वल टू ए वेक्टर का क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड, और RT मतलब ये H, ये क्या लिखेंगे इनटू में H, लेकिन H है क्या, ध्यान से अगर आप देखो तो अगर इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल अगर आपका थीटा है, एंगल अगर आपका क्या है, थीटा है, तो H की वैल्यू क्या बनने वाली है, B साइन थीटा। सोच के देखो, तोड़ो ना, इतना लेंथ क्या बनेगा, B cos थीटा, और ये टोटल लेंथ क्या बनने वाला है, B साइन थीटा। लगा दो ना इस ट्रायंगल में, साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जा सकता है, क्योंकि इसी के लेंथ को ही तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। तो ध्यान से देखो, तो H बराबर क्या लिखोगे, H बराबर लिखोगे मॉड ऑफ बी साइन थीटा, दिस इज द हाइट, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अब अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साइन थीटा आ रहा है तो हो ना हो ये हमारा एरिया एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी इस टाइप से लिखा जा रहा है। और अगर इस टाइप से लिखा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B। इसमें एकदम सोचने वाली बात ही नहीं है कि आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी बोल सकते थे सर B क्रॉस A कहा दूं तो गलत है क्या, नहीं बेटा गलत नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अभी दिखाऊंगा, है ना। A क्रॉस B क्रॉस A अलग बात होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस हो जाते हैं, है ना, लेकिन एक ही बात है, यहां पर एक ही बात है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या, एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो, यहां से प्रूव होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से अगर तुम देखो, चाहे A क्रॉस B करके डायरेक्शन निकालो, चाहे B क्रॉस A करके निकालो, एक ही बात है। तो अगर मैं कहूं ये A है और ये B है और ये घूम रहा है कैसे, A से B अगर घुमाओगे अपने हाथ को तो कैसे घूम रहा है बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा का डायरेक्शन बाहर, अंगूठा का डायरेक्शन बाहर हो गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं B क्रॉस A करता हूं, B का डायरेक्शन ऐसे, A का डायरेक्शन ऐसे, B से लेके A तक अगर घुमा रहे हो तो कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है दाहिने तरफ क्लॉकवाइज। अगर ऐसे से घूम रहा है, दाहिने हाथ को घुमाओगे तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर। अगर अंगूठा अंदर जा रहा है तो इसका मतलब अभी भी यही होगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चाहे इस साइड का ले लो चाहे इस साइड का ले लो, सही है, दोनों सही है, कि इस साइड का ले लो चाहे इस साइड का ले लो। अगर मैं आपसे कहूं ये एक रिंग है, रिंग का बताओ जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा, ये रिंग ऐसे रखी ना, अगर इस रिंग के एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो मैं कहूंगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे ना इसके, है ना। अगर ये रिंग है, रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर लोगे, या तो रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर ये ऊपर वाला भी हो सकता है या नीचे वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो दो उसके डायरेक्शन हो सकते हैं ये इस टाइप से। तो क्या सीखा, इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, पॉज करके उतारिएगा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है ना, मैं मिटा रहा हूं उसको। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास सरफेस दो टाइप के होते हैं, हमारे पास सरफेस कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस। कैसा सर, एक होता है बेटा ओपन सरफेसेस, एक क्या होता है, ओपन सरफेसेस, ओपन सरफेसेस होते हैं हमारे पास, और दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड सरफेसेस, क्लोज्ड सरफेसेस। एक होता है ओपन सरफेस, ऐसा हटा दो, एक होता है ओपन सरफेस, एक होता है क्लोज्ड सरफेस।
क्लोज्ड माने ऐसा सरफेस जो बंद हो चारों तरफ से, और ओपन मतलब ऐसा सरफेस जो खुला खुला दिख रहा हो। जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया। डिस्क में ऐसे भरा होगा, रिंग में भरा नहीं होगा, खाली होगा। अरे जो पहनते हो भाई, है ना। रिंग हो गया, डिस्क हो गया। साइकिल का पहिया का बीच में से तीली निकाल दो, तो साइकिल का पहिया का जो रिम होता है, रिम, वो बेसिकली रिंग है ना। और ये डिस्क हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये सब ओपन सरफेसेस है, जो दिख रही है, बंद नहीं है। लेकिन क्लोज सरफेस क्या आएंगे? क्लोज सरफेस में आप ले सकते हैं सिलेंडर। व्हाट इज दिस? क्लोज सरफेस। इधर से भी बंद है, उधर से भी बंद है, चारों तरफ से भी बंद है। अच्छा, सिलेंडर के बाद आप स्फीयर भी ले सकते हैं। व्हाट इज दिस? स्फीयर, है ना। तो ये स्फीयर हो गया। स्फीयर क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है। कोन, कोन भी क्या है? एक हमारा क्या है? क्लोज सरफेस है। तो ये क्लोज सरफेस है, ये हमारा ओपन सरफेस है। अच्छा, क्यूब, क्यूब भी बेसिकली क्या होगा? क्यूब भी बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? क्यूब भी बेसिकली हमारा क्लोज सरफेस बेसिकली कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो दो टाइप का सरफेस होते हैं, एक ओपन सरफेस होता है, क्लोज सरफेस। ऐसा बोल सकते हैं 3D में, ये 2D में, 2D में या 3D में। लेकिन ऐसा कहना समझदारी नहीं होती, आप ओपन सरफेस को ऐसे ही बोल दीजिए। समझ गया ना क्या होता है। तो ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। और दिमाग में रख सकते हैं 2D में होगा तो ओपन सरफेस होगा, और 3D में होगा तो क्लोज सरफेस होगा। तो क्या बोला गया, क्या बोला गया, मैं लिख रहा हूं ऊपर। फॉर ओपन सरफेसेस, ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे? फॉर ओपन सरफेसेस, स्टार मार के ये सब लिखना है। फॉर ओपन सरफेसेस choose one perpendicular direction as area vector direction, and stick to it whole problem, मतलब अगर आपका ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दो मिल सकता है, क्योंकि अगर सरफेस ओपन है तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको मिलेंगे। और अगर आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेंगे तो आप, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि फॉर ओपन सरफेसेस चूज वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डबल होगा, बढ़ा लीजिएगा, चूज वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। एक ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन चुनना है एरिया वेक्टर डायरेक्शन के लिए। अगर आपने ऊपर वाला चुन लिया तो नीचे वाला छोड़ देंगे, नीचे वाला चुन लिया ऊपर वाला छोड़ देंगे। मतलब दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है कि नहीं आप ऊपर वाला ही चुनिए या फिर नीचे वाला। तो चूज वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट होल प्रॉब्लम। मतलब पूरे क्वेश्चन के लिए उसी को मानना है कि वही एरिया हमारा है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, ऊपर वाला डायरेक्शन माना था एरिया को, फिर आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तो नीचे वाला डायरेक्शन मान लिया। ऐसा नहीं करना है। मतलब एक बार जिसे मान लिया तो मान लिया एरिया वेक्टर डायरेक्शन, जो मान लिया तो मान लिया, है ना। मतलब जो मान लिया तो उसे मानना ही है, ठीक। तो जैसे मैंने अगर तो आपसे बोला, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रिंग है। अगर ये हमारा एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस आपको मैं दे देता हूं r। अगर मैं जिसका रेडियस r आपको दे देता हूं, मैं पूछा बताओ एरिया वेक्टर को क्या मानोगे, एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो एरिया वेक्टर की वैल्यू आप लिखेंगे कि एरिया का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर और इसका डायरेक्शन तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये वाला ले सकते हो या तो ये वाला ले सकते हो, है ना। लेकिन जब आप जनरली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस आई कैप, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन जब सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चन तो आप क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को क्या मानेंगे? एक बच्चा पाई आर स्क्वायर आई कैप मान सकता है और दूसरा बच्चा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में पाई आर स्क्वायर आई कैप मान सकता है। डोंट वरी अबाउट इट, चाहे दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऐसे मानेंगे। लेकिन जब आपको जनरली पूछा जाए, नहीं बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा,
यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। अगर आपसे पूछा गया बताओ एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो एरिया का क्वेश्चन हो गया ना। और जब से पूछा बताओ एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, सॉरी एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस मतलब ये वाला भी हो सकता है और वो वाला भी हो सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते समय या तो ये वाला या तो ये वाला अपने प्रॉब्लम में। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आई कैप एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर आई कैप। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? मैं दो तरीका बताया। जब मैं खाली एरिया वेक्टर पूछूंगा तो वो बताएंगे प्लस माइनस दोनों साथ में, ये भी हो सकता है भाई वो भी हो सकता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो ये वाला या तो ये वाला, लेकिन ये वाला मान लिए तो ये नहीं मानना है, ये मान लिए तो ये नहीं मानना है। क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। इधर देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका क्या है रेक्टेंगल मान लो। अगर ये आपका क्या है रेक्टेंगल है और ये हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर और ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो बताना है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। अगर मैं एरिया वेक्टर अगर आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे, पहले प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि दो डायरेक्शन हो सकता है ना। तो कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 चौक 20, इसका वैल्यू कितना होगा 5 चौक 20, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। लेकिन डायरेक्शन किधर, या तो बाहर या तो अंदर। कैसे सर, क्योंकि प्लेन ऐसा रखा हुआ ना, ये ऐसे ऐसे रखा हुआ आपका, ये बोर्ड जैसे रखा हुआ वैसे रखा हुआ है। तो बोर्ड का परपेंडिकुलर या तो बाहर आएगा या तो बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर आएगा। तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर। बाहर डायरेक्शन के कैप होता है प्लस के कैप और अंदर डायरेक्शन माइनस के कैप होता है, वही लिखा, उसीलिए मैंने प्लस माइनस लगाया है। और बाद में क्या लगा देंगे आप के कैप और ये सेंटीमीटर इसको। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया। समझ में आ रही बात। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो बाहर वाला मानेंगे या तो अंदर वाला, है ना। और यहां पे रिंग कैसे रखा था, ये ऐसा रखा था, ऐसा रखा था, तो इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, इसका परपेंडिकुलर या तो उधर आएगा या तो उधर आएगा, इसलिए आई का भी। तो ये किसके लिए था, फॉर ओपन सरफेसेस। तो याद रखिएगा ये बातें कि फॉर ओपन सरफेसेस चूज वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट होल प्रॉब्लम। डोंट वरी अबाउट द डायरेक्शन की कौन से वाला ले सर, कोई भी ले सकता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी ले सकता है, लेकिन जो ले लेगा वो ले लेगा, है ना, फिर उसे बदलना नहीं है ना। अब बात करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आओ देखते हैं। फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना, फॉर क्लोज सरफेस चूज आउटवर्ड नॉर्मल, चूज आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर। क्या बोला कि आउटवर्ड नॉर्मल को ही क्या मानना है, एरिया वेक्टर मानना है अगर क्लोज सरफेस, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन है। कैसे सर, जैसे मैं आपको कहूं एक स्फीयर है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं मानना, इसे स्फीयर है चारों तरफ से। मान लो कि स्फीयर है और अगर इसका स्फीयर है तो स्फीयर का हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, स्फीयर है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे। तो आउटवर्ड नॉर्मल ये हुआ, आउटवर्ड नॉर्मल ये भी 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 हुआ, ये मतलब सभी क्या है, एरिया का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब यहां पे एरिया का डायरेक्शन इनफाइनाइट हो गया, हाँ इनफाइनाइट। तो एरिया का डायरेक्शन क्लोज सरफेस के लिए अलग तरीके से, ओपन सरफेस के लिए अलग तरीके से। ओपन सरफेस में क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन चुनना है, वो भी एक डायरेक्शन लेना है। इसमें एक ही होता है डायरेक्शन चुनने का तरीका, और इसमें डायरेक्शन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं चारों तरफ से। हमेशा क्या लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, हर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं बेटा क्यूब के बारे में अगर तुमसे पूछूं कि हमारा क्या है, क्यूब है, ये आपका क्या है, क्यूब है,
बताओ इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा। तो सो सिंपल, ध्यान से अगर तुम देखो ये क्यूब है तो एक ऊपर का सरफेस है, एक नीचे का सरफेस है। आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ नीचे जाएगा, ऊपर वाले का आउटवर्ड नॉर्मल बाहर जाएगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, तो आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे। तो नॉर्मल खींचो इस सरफेस पर, इस सरफेस पर नॉर्मल बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर नीचे वाले सरफेस पे किधर, नीचे की तरफ, है ना। अच्छा, एक सरफेस ये भी बनेगा ना, और एक सरफेस पीछे वाला भी, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, जस्ट बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। इसका बाहर की तरफ और इसका बाहर की तरफ लोगे तो इधर आएगा, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसका इधर आएगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन, इसका किधर आएगा, इधर आएगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन। और तुम्हारे सामने जो फेस है ये वाला, तुम्हारे सामने जो फेस है ये वाला, इसका आउटवर्ड नॉर्मल तुम्हारी तरफ, और तुमसे पीछे जो है फेस, पीछे की तरफ 6 फेसेस होंगे ना, तो 6 फेसेस होंगे, 6 फेस का नॉर्मल दिखाओगे, 6 फेस का नॉर्मल दिखाओगे, इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन तुम्हारी तरफ ये और ये पीछे की तरफ, तो 6 नॉर्मल यहां पे है ना। तो फॉर क्लोज सरफेस चूज आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अच्छा, ये भी देख लो, मान लो ये सिलेंडर है तुम्हारे पास, अगर ये सिलेंडर है, बताओ इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो इसमें 2 प्लेन सरफेसेस है, एक ऊपर का प्लेन सरफेस, एक नीचे का प्लेन सरफेस, और तीसरा क्या है, तीसरा कर्व्ड सरफेस है, घुमावदार सरफेस है। इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। मतलब ऐसा सरफेस जो कर्व्ड हो, घुमावदार हो, जो घूम रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे नॉर्मल का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये ऐसे है, ऐसे घूम रहा है, और अगर ऐसे घूम रहा है तो कैसे दिखाएंगे, यहां पर परपेंडिकुलर सरफेस, इस सरफेस से परपेंडिकुलर खींचोगे तो हर जगह ऐसे 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 निकलेगा, है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह ऐसे ऐसे निकलेगा। तो यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल बेसिकली तुम्हारा क्या हुआ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो फॉर ओपन सर्फेसेस चूज वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट होल प्रॉब्लम, एंड फॉर क्लोज सर्फेसेस चूज वन आउटवर्ड नॉर्मल, चूज वन नहीं, चूज आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो ये तरीके हैं हाउ वी सी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो कैसे हम देखेंगे, कैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा ये ऐसे 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 जाएगा। ये हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब हम क्या लेंगे, अगले लेक्चर में हम गॉस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे चीजों को, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।